नमस्कार, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और बड़े दिनों के बाद हमारे साथ वाली खिड़की में आप सभी के चिर परिचित आचार्य आनंद कुमार दिख रहे हैं। और आज आप सभी इनसे ही शिकायत करें, भाई साहब, बहनों, दोस्तों, यारों। आप लोग जो ये बार बार पूछते हैं कि एंडी ब्रो कहाँ गए, एंडी ब्रो नाराज हैं या क्या, तो पूछ लीजिए इनसे सामने। एंडी ब्रो, आप नाराज हैं क्या? दर्शक भाई लगातार पूछ रहे हैं। लगातार की यात्राएं हैं, मतलब जमुई से लेकर के और इस पूरे क्षेत्र की, जिसको दक्षिण बिहार कहा जाता है, वो हम घूम चुके हैं। अब चले उत्तर बिहार की ओर, और थोड़े दिन जो है वो उत्तर बिहार में घूम रहे होंगे। तो एक दो दिन जो पटना में हैं, उतने दिन हम हैं बस, और उसके बाद फिर से हम कूद करके कहीं भाग चलेंगे। तो तो इसलिए ऐसा इसमें तो कुछ कुछ भी किया नहीं नहीं जा हुआ सकता। है कि झगड़ा हुआ है, झंझट हुआ है या एंडी ब्रो भाग गए हैं। एंडी ब्रो यही हैं, लगातार बने हुए हैं और आते जाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज बड़ा दिन है, गणतंत्र दिवस है। बधाई हो। गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को भी बधाई, उन कॉमरेड्स को भी बधाई जिनके लिए यह गणतंत्र बस 3 थके हुए रंगों का नाम है। और थोड़ा पीछे ले चलता हूं, करणी सेना के वीर कमांडरों को भी बधाई, जिन्होंने दिखाया कि अयोग्य को वरदान देने पर वह भस्मासुर ही बनते हैं। बधाई हो, पुरानी बधाइयां दे रहा हूं महाराष्ट्र के उन उत्पातियों को भी जिन्होंने भीमा कोरेगांव के बहाने पूरे राज्य को आग कर दिया। बधाई राजस्थान के उन गुंडों को भी जिन्होंने न्यायालय से लेकर सड़क तक भय और भीड़ का तंत्र कायम किया। बधाई जेएनयू की जिहादी बालिका और बालकों को। बधाई हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार आदि के उन कर्मठ गुंडों को भी जो कभी आरक्षण के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी घोषित अपराधी लालू प्रसाद के नाम पर सड़कों पर भय और भीड़ का तंत्र कायम करते हैं। कुछ घटनाएं पुरानी हैं, कुछ घटनाएं आज की हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस की बधाई कैसे न दी जाए। आचार्य, बहुत घूम रहे हैं बिहार आप। बिहार में हम लोगों का मुंह है क्या गणतंत्र दिवस की बधाई देने का? या सरकार ने कुछ भी राह नहीं छोड़ी है कि इनकी भरपूर मजम्मत, मलामत की जाए? खास तौर से शुरुआत के लिए मैं एक ट्रिगर पॉइंट जिस पर आज तक हम लोगों ने बात नहीं की थी, नीट की तैयारी करने वाली छात्रा जहानाबाद से निकलती है और अपने हॉस्टल में मृत पाई जाती है। 15 दिनों से उसके साथ जो धत्कर्म हो रहा है, मैं कह रहा हूं मरने के बाद भी उसके साथ जो धत्कर्म हो रहा है, क्या वो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की याद नहीं दिलाता है? क्या बड़े बड़े अंकल इसमें भी फंसते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? और क्या ऐसे मौकों पर ये जो स्याही लगाकर आप भी इस सरकार के बनाने के दोषी हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने मन में कोई खेद तो नहीं हो रहा है कि ये कैसी सरकार है, ये क्या हो गया है? जी। जी, तो सबसे पहले ये खेद तो होता है, आजकल ये नहीं बता पाते कि ये जो निशान लगा पड़ा है अभी तक नाखून से गया नहीं है। तो ये किसके नाम पर किसे वोट दे करके आ गए थे? अपने स्थानीय विधायक का तो नाम नहीं पता है, और वोट किस नाम पर दे करके आ गए थे वो सभी लोगों को मालूम है। तो कर तो आए हैं ये, लेकिन अब कई बार ऐसा लगता है कि बताएं किसी को या नहीं बताएं, या कैसे बताएं कि किसको वोट दे करके आ गए थे। तो इस जन्म का मोक्ष तो मेरा गया, ऐसा कई बार महसूस होता है कि ये पाप के छींटे हम पर नहीं पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इस जन्म का मोक्ष तो हमको छूटा लगता है। इस पाप के मारे ही जो है वो इस जन्म में मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। जहाँ तक सरकार का सवाल है, तो जो जो नीचता कही जा सकती है वो सारी नीचताएं ये सरकार कर चुकी है, क्योंकि सरकार के तंत्र से कोई बाहर नहीं होता। कोई भी अगर ये कहता है कि नहीं नहीं, दो चार पुलिसकर्मी जी वो थोड़े भ्रष्ट हैं जी, इसीलिए जी दो चार मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं, चढ़ाए हुए हैं, तो ये सब बातें जो होती है ये बेकार की बातें होती है। असल में आप उसी तंत्र का हिस्सा होते हैं जिस तंत्र ने ये सब किया है। और यहाँ पर भी अगर मामले को देखा जाए तो बिल्कुल जैसे मुजफ्फरपुर कांड में हुआ था, बिल्कुल वैसे ही मुजफ्फरपुर कांड में भी पुलिस ने कोई उद्भेदन नहीं किया था। पुलिस ने कोई तफ्तीश करके इस मामले की और अपराधियों को या आरोपियों को खोज निकाला हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस मामले में भी टीआईएसएस की एक रिपोर्ट जो कि सबमिट हो गई थी विधानसभा में, उसे जब अखबारों में छापने की बारी आई तो किसी बेचारे का ध्यान नहीं गया कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, और वो छप गया जब, तब लोगों को पता चलना शुरू हुआ। छप गया जब, तो ये इस पर हम इतना जोर इसलिए दे रहे होते हैं
क्योंकि जो इस घटना का मुख्य आरोपी था वो एक नहीं, तीन तीन अखबार चलाता था। तीन, जी हाँ, तीन अखबार चलाता था। हिंदी का भी दैनिक उसके पास था एक, सांझे प्रहरी जैसा कुछ शाम में छपने वाला, उर्दू का भी था और अंग्रेजी का भी था। तो कोई बहुत बाहर का था, इसीलिए कोई अपने आप को दूध का धुला ना कहे। सभी लोग उसके पास बैठते होंगे मुजफ्फरपुर के, और सभी लोगों को पता था कि ये आदमी क्या कर रहा है। बिहार सरकार का बिहार सरकार का मान्यता प्राप्त वो पत्रकार था भाई। मुझे तो हाँ, अपने और पत्रकार होने का पत्रकार और यूट्यूबर होने में अंतर भी याद कर लीजिए पहले तो, ठीक है। यहाँ क्या है कि भारत में एक 1955 का एक्ट है, उसे अभी बदल करके एक सीआरपी एक्ट लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 1955 का जो एक्ट है उसके हिसाब से पत्रकार सिर्फ वही होता है जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो स्थापित मीडिया के चैनल होते हैं, बड़े घराने होते हैं, उनमें काम करते हैं। इसी वजह से नॉर्मल जो दूसरे लोग यूट्यूब वगैरह के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे होते हैं, उनको पत्रकार नहीं कहा जाता, यूट्यूबर कहा जाता है। यूट्यूबर होते हैं वो, पत्रकार नहीं आनंद होते। जी, तो आनंद जी, कानूनी तौर पर ये आदमी पत्रकार था। आनंद जी, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड एक वाक्य में रिपीट कर दूं तो निराश्रित बच्चियों के साथ वहां कुकर्म होता था, जघन्य कुकर्म होता था। उसमें नौकरशाह, नेता सभी संलिप्त थे। केवल उस ब्रजेश नामक हैवान को सजा मिली है, वो अभी जेल में है। हालांकि 2-3 साल में उसकी भी सजा पूरी हो जाएगी, वो निकल जाएगा। उसके बाद बिहार सरकार अपील करती है या नहीं, लेकिन उसकी वो पैशाचिक हंसी आप लोग नहीं भूले होंगे। एक बार आनंद भाई आगे बढ़ने से पहले मैं जरा जनता के लिए अभी वाले मामले, नीट वाला जो छात्रा के सुसाइड, हत्या, तमाम, मैं कह नहीं सकता हूं कि वो सुसाइड है या हत्या है, क्योंकि पुलिस अभी तक कह नहीं पा रही है, लेकिन उसकी मृत्यु का टाइमलाइन जरा देखते हैं। किस किस तरह से क्या क्या चीजें हुई। छात्रा जहानाबाद की थी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल पटना में रहती थी। 5 जनवरी को जहानाबाद से अपने घर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल के लिए निकली। 6 जनवरी को उसकी तबीयत बिगड़ी। आज क्या तारीख है याद रखिएगा और इसको ध्यान से सुनिएगा। 6 जनवरी को उसकी तबीयत बिगड़ी। पहले उसको सहज सर्जरी नामक एक, जो भी कहें उसको, हॉस्पिटल कहें या क्लिनिक कहें, उसमें, और फिर प्रभात दास मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 9 जनवरी को हालत खराब हुई, मेदांता में उसे रेफर कर दिया गया। 11 जनवरी को इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस की तरफ से एसआई ने, एसएचओ ने लगातार उलट पुलट बयान दिए। पहले कहा गया कि रेप का मामला है, फिर उसके चरित्र की तरफ उंगली को मोड़ दिया गया, फिर कहा गया कि बहुतेरी कारें आती थी, बहुतेरी चीजें होती थी। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन बाद में। 12 जनवरी को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। पोस्टमार्टम में परिजनों को डिस्क्रिपेंसीज नजर आई, संतुष्ट नहीं थे, तो 13 जनवरी को उन्होंने कारगिल चौक पर हंगामा किया, केस दर्ज हुआ। 15 जनवरी को पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट की बात स्वीकार की। 15 जनवरी को मामला कब हुआ है ध्यान रहे, 6 जनवरी को। और इस बीच सोशल मीडिया और जनता का गुस्सा सब दिख रहा है। 17 जनवरी को एसआईटी का गठन हुआ, हॉस्टल के कमरे सील हुए। 18 जनवरी को डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए आईएमए ने डीजीपी को पत्र लिखा। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर की सुरक्षा का क्या मामला है, इस पर प्रकाश आनंद जी आप डालेंगे? केवल सिर हिला दीजिए, आप डालेंगे। 19 जनवरी को एसआईटी ने छात्रा के परिजनों से तीसरी बार बातचीत की। जो अभी डीजीपी विनय कुमार के साथ छात्रा के पिता ने आधे घंटे तक बातचीत की, उसमें यह कहा कि पुलिस उनको ही प्रताड़ित कर रही है, जो विक्टिम है उसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये देश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सबसे पहले नेम शेमिंग, सबसे पहले लड़की दुष्चरित्र थी, ये बता देना। दूसरा उसका बॉयफ्रेंड था। मैं कहता हूं कि वो बॉयफ्रेंड नहीं था, मैं कहता हूं कि बचिया दुष्चरित्र थी। तो क्या इससे इतनी विभत्स हत्या करने का लाइसेंस मिल जाता है? और क्या आपकी सरकार मटर छील रही है? आपके तथाकथित गृह मंत्री तो कहते हैं कि हम तो लौह पुरुष हो गए हैं, हम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? अंतिम 19 जनवरी को तीसरी बार बातचीत की गई। 24 जनवरी को एफएसएल आया। एफएसएल
यानी फॉरेंसिक रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। और हमारी सरकार बहादुर ने क्या किया, साहब 2 पुलिसकर्मी निलंबित किए हैं साहब, इतना बड़ा काम कर दिया है, इतना बड़ा कारनामा है, इतनी बड़ी कार्रवाई। अब आनंद जी जरा मुंह नहीं रहेगा आलोचना करने का। 2 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं, सस्पेंड भी नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, निलंबित हुए हैं। कुछ दिन के बाद फिर उसी जगह आ जाएंगे। 25 जनवरी को सीआईडी को जांच की कमान दी गई, आज 26 जनवरी है। कल ही छात्रा के पिता की आधे घंटे की बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने 8 मांगे की हैं। 8 मांगों पर पुलिस ने कहा है कि सब कुछ मांगे मानी जाएंगी। उनका कहना है कि मेरी बच्ची का चरित्र हनन किया जा रहा है और तमाम चीजें। इस एंगल पर क्या कहेंगे आनंद जी? देखिए, इसमें कहने लायक कुछ बचता नहीं, क्योंकि हर एक वकील और हर एक पत्रकार ये जानता है कि कानूनी तौर पर किसी भी बलात्कार पीड़िता के बारे में ऐसी बातें करना इल्लीगल होता है, सीधा इल्लीगल। लेकिन उसके बावजूद कोई वकील या कोई पत्रकार ऐसा न करता हो, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जमीनी सच्चाई यही है कि सारे के सारे ऐसा करते, सारे के सारे, कोई दूध का धुला नहीं है। कोई अपने हाथ धोने की कोशिश न करे बेकार में, क्योंकि मैंने आंखों से देखा हुआ है मुजफ्फरपुर में। क्योंकि उसके भाई जो थे ना ब्रजेश के, ये जो ब्रजेश ठाकुर ही करके हंसने वाला जो था, उसके भाई जो थे, वो लोग बड़े जो दैनिक पत्र होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, उसमें नौकरी कर रहे होते हैं, अभी भी कर रहे हैं। और उन्होंने क्या क्या कहा है वो हमने आंख से देख रखा है, कानों से सुन रखा है। उसके कुछ हिस्सों का वीडियो तो हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है। तो हमारे पास बोलने ना आए कृपया कि ऐसा नहीं करते पत्रकार वगैरह। तो ये हमेशा वो पूछते हैं कि अच्छा वहां जो थी उनका चरित्र बड़ा अच्छा था क्या? तो 2-4 चप्पल खाने लायक सवाल तो यही है, कैसा भी चरित्र था तो उससे तुम्हें उसकी हत्या करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? तुम्हें किसने लाइसेंस दिया हत्या करने का? ये तो हमारे एक बुड्ढे वाली कहानी आ गई याद, जिसमें कहा गया था कि एक हमारे एक मित्र किसी एक बूढ़े को छेड़ने के लिए कह रहे थे कि आपको उस जगह देखा गया। तो बूढ़े ने पलट करके पूछ लिया, ठीक है बेटा हम वहां थे, ये तो चलो ठीक है, तुम वहां क्या कर रहे थे जिस वक्त तुमने मुझे देख लिया वहां? तो यहाँ पे वही मामला है कि भैया अगर वो ऐसी थी तो चलो ठीक है, तुम वहां क्या कर रहे थे? देख करके आंख पे पट्टी बांध रहे थे, टीन का चश्मा लगा रहे थे कि अपराध हो रहा है और देखते रहे। और बिल्कुल अपराध हो रहा है देखते रहे, ये हम बिल्कुल साफ साफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनावों के समय में, बिहार चुनावों के समय में भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पटना के कई छात्रावासों से लड़कियां सप्लाई की जाती हैं। और ये चुनावों के समय की बात है, यानी कम से कम 6 महीने से इन लोगों को पता था। और 6 महीने से क्यों पता था? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर और वो जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है भास्कर की, उस रिपोर्ट में ही बताया जा रहा है कि जून में कैसे हम पार्टी के 2 नेताओं को, एक नेताजी कोई थे और एक उनकी पत्नी थी, उनको अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद ये पता चलने लगा कि कैसे ये मामला है, ये पटना के गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा हुआ है। तो कुछ एक गर्ल्स हॉस्टल जो थे, उनके ऊपर निगाह बनाई जानी चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, या फिर उनकी जांच की जानी चाहिए। ये चीज तो कम से कम भी बहुत कम, अगर बहुत देर से अगर पता चला लोगों को, ये भी अगर जोड़ेंगे ना, तो हर एक क्राइम रिपोर्टर को, क्योंकि हर क्राइम रिपोर्टर जो होता है वो बाकी अखबारों में क्या छप रहा है, बाकी समाचार पत्रों में क्या छप रहा है, इतना तो देखता ही है। कोई संपादक अगर ये कहे कि उसे पता नहीं है, मान लीजिए कि मैं भाई एक्स अखबार में नौकरी करता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वाई अखबार में क्या छपा, तो वो झूठ बोल रहा है। सुबह सुबह वो एक्स वाई जी जितने अखबार होते हैं ना, सारे के सारे पढ़ के आया होता है, सारे के सारे चैनल देख के आया होता है कि अन्य अखबारों में क्या छप रहा है, क्या कोई ऐसी खबर तो नहीं कहीं जो मुझसे छूट गई हो और कोई और उसे कवर कर रहा हो। ये देखने के लिए हर एक संपादक जो है सुबह सुबह अखबार देख करके ही घर से निकलता है। सुबह 8 बजे तक वो सारे अखबार पढ़ चुका होता है। अगर नहीं पढ़ रहा है तो वो अपनी नौकरी से बेईमानी कर रहा है। तो सबको पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, और या तो उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, अपने क्राइम रिपोर्टर को इसकी सूचना लेने के लिए, इसकी जांच करने के लिए नहीं भेजा, या फिर
जांच में उसे पता चल गया था कि नाम इतना बड़ा है ना कि उसका नाम ले लेने पर तो हमारे अखबार का विज्ञापन रुक जाएगा, तो नाम लो ही मत, चुप्पी साध लो। और ये जो हॉस्टल वाला कांड है वो कोई एक बार का नहीं है। मुजफ्फरपुर वाले हॉस्टल कांड के बाद तुरंत बाद पटना में भी वैसा ही हॉस्टल कांड पकड़ा गया था। जो आवास होता है निराश्रित लड़कियों का, उसमें पटना में भी मधुबनी में भी वैसा ही पकड़ा गया था, मधुबनी में भी पकड़ा गया था, और दरभंगा में भी पकड़ा गया जिस था। लेकिन जिस आपसे जिस आनंद जी टीआईएसएस की सवाल, रिपोर्ट के आधार पे बात हो रही है ना, उस टीआईएसएस की रिपोर्ट में कम से कम 28 ऐसे हॉस्टल्स का नाम था, एक जी दो का नहीं, 28 का। तो बिहार का और कोई जिला अधिकारी जो है ना, कोई जिला अधिकारी, कोई एसपी दूध का धुला हुआ नहीं है, जी कोई नहीं बचा। एक एक दूसरा सवाल इस एंगल को ले जा रहे हैं हम। मैंने बहुत ज्यादा बातें सुनी पटना के गर्ल्स हॉस्टल, अचानक से उफन गई बातें और यूं लगने लगा, मैं गलत नहीं कहूं, कि हर एक गर्ल्स हॉस्टल में मतलब सीमातीत स्तर पर देह व्यापार ही हो रहा है। ऐसा कहने में मुझे गुरेज नहीं होगा, जैसा मैंने सुना हाँ, फलाना तो अब गाड़ियां ये लगी ये हैं ये चिल्ला। जो ये जो ये जो दूसरी नीचता है ये वो वाली है। दूसरी वही नीचता वही मैं आ रहा जिसकी हम हूँ, लोग वही मैं बात आ कर रहा रहे थे कि हूँ। अब जो है वो हर एक गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ने वाली पटना में, अब मान लीजिए कि कोई भी छात्रा जो किसी भी छोटे शहर से बेचारी किसी तरह से साफ साफ कह दे, किसी तरह से पढ़ाई करने के लिए अगर आंकड़े देख लिए जाए तो आंकड़ों में ये साफ साफ नजर आता है कि बच्चियां स्कूल में तो भर्ती होती हैं, लेकिन बीए कितनी लड़कियां पास कर रही हैं, कॉलेज तक कितनी लड़कियां पहुंच रही हैं, तो पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली लड़कियों की गिनती सरकारी आंकड़ों में आपको दिख जाएगी कि 100%, 95% लड़कियां जो है वो स्कूलों में तो भर्ती हो रही हैं, लेकिन 60% लड़कियां भी जो है ना वो कॉलेज तक नहीं पहुंच रही हैं, 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दे रही हैं। तो उसी ये जो एंगल पर सुरक्षा का डर बनाया जा रहा है और ये जो हर हॉस्टल को ये कहा जा रहा है कि खराब है, तो अब सोच करके देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला कोई भी बाप अपनी बेटी को हॉस्टल में कैसे भेजेगा। आनंद जी, आपका इसी पर मुझे अंतिम निष्कर्षीय वक्तव्य चाहिए। हॉस्टल्स को बदनाम कर दो, बच्चियों को बदनाम कर दो, उसमें मेरी बच्ची हो सकती है, किसी की बच्ची हो सकती है, वो पढ़ने जाएगी। और जिस तरफ आनंद जी इशारा कर रहे हैं, इन हॉस्टल्स में वैसी बच्चियां सबसे अधिक होती हैं जो तथाकथित तौर पर समाज के हाशिए पर रहती हैं। मैं नाम लेके अगर कहूं तो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग ज्यादा होते हैं जो अपनी बच्चियों को किसी तरह पेट काट के 5,000 की फीस देके 6,000, 7,000 उसको बना के, कोई नर्सिंग पढ़ रही है, कोई कहीं आईटी की डिग्री ले रही है, कोई आईटीआई में पढ़ रही है। आप लोगों ने इस हॉस्टल कांड को देखा कहाँ है साहब? पूरा का पूरा बोरिंग रोड जो है वो इनकी कमाई खाता है और उनको शर्म नहीं आती है कि पूरे के पूरे मकान को इन्होंने हॉस्टल में भर दिया है। और इसके बावजूद उन बच्चियों पर लांछन, इस सरकार के लिए डूब मरने की बात है कि ये उन बच्चियों की तरफ। आपका कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज आनंद जी। भाई साहब, जितना बड़ा मेरा बेड है ना, जिस बेड पे अभी हम बैठे हुए हैं, इतना बड़ा ये बेड है, इतने बड़े से कमरे में 2 लड़कियों को रख करके और उसका किराया 10-10 हजार दोनों लड़कियों से लिया जा रहा है। और इस तरह की स्थिति में वो बच्चियां यहाँ रहती हैं और पढ़ाई करती हैं और इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। सरकार को पता था, सरकार को पता नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौन कहता है कि वो बोरिंग रोड में नहीं निकलता? अभी हाल में एक गुंडा जो किसी की पिटाई कर रहा था थाने में, वो पिटाई करते समय यही तो कहता है, अच्छा बोरिंग रोड में रहते हो, मतलब जो यहाँ के बिहार के अभी गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री बिहार के क्या कहा जाए, गृह विभाग के मंत्री हैं कह लीजिए, सम्राट चौधरी जी, तो उनके बारे में कह रहा था, अच्छा बोरिंग रोड में रहता है सम्राट चौधरी के घर में, हम तो पहले ही एंटी बीजेपी हैं। और ये कहता हुआ थप्पड़ मार रहा था वो एक किसी को थाने में। तो ये तो पुलिस का इकबाल है यहाँ पर। और बोरिंग रोड पे आप बात कर रहे हैं, तो बोरिंग रोड पे हम ये भी याद दिला दें, ये जो 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं ना, थोड़े दिन पहले बोरिंग रोड में गोली चला करके एक भाग रहा था अपराधकर्मी और उसका पीछा किया था एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी ने। तो वरिष्ठ पुलिसकर्मी महोदय ने 112 नंबर पे डायल करके और सहायता मंगवाई कि मैं अकेले पीछा कर रहा हूं अपराधियों का, भाई भेजो।
14 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे क्योंकि 112 पर डायल करने के बाद कोई आया ही नहीं। एसपी साहब के बुलाने पे नहीं आते हैं ये पुलिसकर्मी, और इसके उसके लिए बाद सस्पेंड होते ये हैं। उसके बाद का ये मामला है। और ये पुलिसकर्मी कहाँ है? ये मुंह सूंघने में व्यस्त है, ये शराब की तस्करी में व्यस्त हैं। और जी हाँ, कह रहा हूं मैं, बच्चों के बस्तों में इन पुलिसियों ने शराब की बोतलें डाल दी हैं। कौन नहीं जानता है, खुला सच अरे है। अरे रुकिए 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 रुकिए, ये इलाका तो पाटलिपुत्र थाने का भी हो सकता है ना, मतलब दूसरा एक कोना जो है बोरिंग रोड का वो तो पाटलिपुत्र थाना होता है। पाटलिपुत्र जी, थाना इंचार्ज को तो एसपी साहब ने खुद ही उठा करके उनकी हवालात में फेंका था, क्योंकि थाने में बैठ करके वो दारू पी रहे थे। ये कारनामा भी तो भाई कर चुके हैं। और एंडी ब्रो, चलते चलते दर्शकों को एक और बुरी खबर दे दें। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर आपका मिजाज इन सब से भी खराब ना हुआ हो, आप अपने स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर सवाल न उठा रहे हो, तो एक ताजा खबर है कि गोपालगंज में एक नाबालिग से 2 लड़कों ने दुष्कर्म किया है और विरोध करने पर मारपीट के दौरान उसकी एक आंख पर भी खतरा बताया जा रहा है। पुलिस ने हमेशा की तरह काफी तत्परता से जांच करते हुए घोषित कर दिया है कि यह मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि उसके बॉयफ्रेंड को बुलाया जाएगा, उसको जबरदस्ती। और आप बिहार पुलिस की एक कहानी तो जानते ही हैं कि एफबीआई का एक आदमी आया था और उसने कहा कि भाई फलाना कांड हो गया। पुरुलिया कांड के बाद एफबीआई ने भेजा सबसे तेज तर्रार अफसर को, पहुंचा वो पुरुलिया, बंगाल बिहार सीमा लगी हुई थी, बंगाली सीमा से बिहारी सीमा में आया, बोला कि अरे गुरु इस तो हो गया है। उजली चमड़ी देख के जो बिहारियों के मन में रसगुल्ले और क्या क्या फूटते हैं, जो हम लोग कॉलोनियल हैंगओवर से पीड़ित हैं, उसने कहा सरकार 3 घंटा दीजिए, अभी अपराधी हाजिर हो जाएगा। एफबीआई वाला चकित, क्या क्या मशीन, स्कैनर, क्या कब लेके आया था। यहाँ केवल लाठी के दम पर वो पुलिस वाला ये कर रहा था। 3 घंटे बाद वो अंग्रेज जाता है, एफबीआई का ऑफिसर देखता है कि एक भालू को पकड़ के भाई लोग पुलिस वाले पीट रहे हैं लगातार। हैरान होता है, पूछता है कि क्या कर रहे हो? बोला कि सरकार अभी 1 घंटे इसकी पिटाई और होगी। तो चीख चीख कर कहेगा कि इसी ने पुरुलिया में बम गिराया है, इसी ने पुरुलिया में आर्म्स गिराए हैं। ये है बिहार पुलिस, ये है उसकी हकीकत। नहीं, पुरुलिया आपने याद दिलाया तो ये भी याद आ गया, पुरुलिया आपने याद दिलाया तो हमें ये भी याद आ गया कि पुरुलिया कांड के जो आरोपियों में से एक थे ना, जिनके ऊपर सख्ती की जा रही थी, वो भी हेल्पलाइन जारी करके बैठे हुए हैं नेताजी। जी बिल्कुल। अरे और वो हेल्पलाइन उन्होंने सबसे जारी कर रखा है कि हम मदद करेंगे, आप आइए। और वो सबसे प्रखर नेता आजकल उभर रहे हैं। आप भी कई बार उनकी बड़ाई कर चुके हैं कि संकट के समय अपनी काया के बस बावजूद बस हिलते बस डुलते नजर आ जाते हैं। हिलते डुलते वही नजर आ जाते हैं और मंच कोई नहीं पर दिखता है। मंच पर जाने का लोभ नहीं है, लतियाए जाने के बावजूद वहीं अपनी भारी काया के साथ एक स्टूल पर बैठ जाते हैं। हाँ, जमीन पे लौट जाते हैं। आप ऐसे कैसे उनको ये कर सकते हैं? लेकिन दुनिया पे लौटने इतिहास लगते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि वो माफिया है। हमारा बिहार अजब है, गजब है। आज गणतंत्र दिवस की फिर से शुभकामनाएं, लेकिन जाते जाते वो खबर भूलिएगा मत, हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है ये भी भूलिएगा मत। कोई ऐरा गैरा भाजपाई नेता उत्तराखंड का खड़ा होता है और हमारी बच्चियों की कीमत लगा देता है, उस पर भी भाजपा को जवाब देना ही पड़ेगा। कोई ऐरा गैरा नेता खड़ा होता है, हमारी सारी बच्चियों के चरित्र पर उंगली उठा देता है साहब, कहता है कि हॉस्टल में रहने वाली हर एक बच्ची बिकी हुई है। और गोपालगंज में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी आंख तक पर बनाती है। कोई बधाई नहीं, कोई अच्छी बात नहीं। हम इस गणतंत्र के कितने काबिल हैं या हमारा गणतंत्र कितना काबिल है, इन सभी सवालों के साथ छोड़कर जाता हूं। व्यालोकवाणी को अपना स्नेह और प्रेम देते रहिए, प्लीज अपना स्नेह की वर्षा में हमें भिगोते रहिए। एंडी ब्रो आ गए हैं, फिर कल से 31 तक गायब रहेंगे, उसके बाद फिर 5 तक गायब रहेंगे, लेकिन आते जाते रहेंगे। और जब
पूरी तरह पकड़ में आएंगे, तब तक बंगाल चुनाव का सीजन आ चुका होगा। तो बिहार की टटका खबर से हम लोग जाएंगे बंगाल की टटका खबर की ओर। आनंद जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, बढ़ाते रहिए ये कारवां। आप ही के आशीष से ये कारवां आगे बढ़ रहा है। तो एक विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।